नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी बरेली के बवाली एक्सपोज्ड और उनके लिए बाबा की बुलडोजर डोज। आइलब मोहम्मद विवाद को लेकर बरेली में भड़की हिंसा के बाद पुलिस और योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब तक इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 55 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले में एक नाम और सामने आया है और वो नाम है नदीम कुरैशी का। नदीम कुरैशी मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड है और उसके एक इशारे पर ही हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम कुरैशी ने ही करीब 50 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को बुलाया था, जिसके बाद लोगों ने वहां जुटना शुरू किया और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। लेकिन अब जब हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के गुर्गों पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसना शुरू किया तो उसके हाथ नदीम कुरैशी की गर्दन तक भी पहुंच गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर एक्शन शुरू कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण और पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर आरिफ का होटल और 2 लोन सील कर दिए हैं। वहीं तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की मजार के पास बनी अवैध 40 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा के मार्केट में दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया है क्योंकि इन दुकानों पर बाबा का बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बरेली के बवालियों पर योगी फोर्स की कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश यूपी पुलिस को भी है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन सा नापाक मंसूबा पनप रहा था। आखिर इस हिंसा के तार कहां कहां तक जुड़े हैं और वो कौन कौन से ठिकाने हैं जहां बाबा की बुलडोजर डोज मिलने वाली है। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। हम कह रहे थे जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, वो सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। तो चलेगा पीला पंजा, हिंसा के कितने साजिशकर्ता, बरेली में बवाल, कौन कौन किरदार, हिंसा की आग, तौकीर के कितने मददगार। सवाल यह भी, दुकानदारों को अल्टीमेटम, चलेगा बुलडोजर, शिकंजे में तौकीर के करीबी, बुलडोजर की तैयारी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस घूमेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हिंसा के पीछे का मंसूबा क्या था, क्या मंशा थी जो भीड़ जुटाई गई और माहौल खराब करने की कोशिश हुई। बड़ी बहस के आज ये बड़े सवाल हैं। चलेगा पीला पंजा, हिंसा के कितने साजिशकर्ता, बरेली में बवाल, कौन कौन किरदार। सवाल यह भी कि हिंसा की आग, तौकीर के कितने मददगार, दुकानदारों को अल्टीमेटम, चलेगा बुलडोजर, शिकंजे में तौकीर के करीबी, बुलडोजर की तैयारी। तो बरेली विकास प्राधिकरण और पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी जिन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा के मार्केट में दुकानदारों को अल्टीमेटम भी दिया गया है क्योंकि यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कई सारे सवाल इस पूरी घटना के पीछे जिनके जवाब यूपी पुलिस भी तलाश रही है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन सा नापाक मंसूबा पनप रहा था, आखिर कहां तक इस हिंसा के तार जुड़े हुए हैं और वो कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर
बाबा की बुलडोजर डोज मिलने वाली है, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ होगी आज की बड़ी बहस। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ महंत सीताराम जी महाराज हैं, जो हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर अंजुम इनामदार अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही संवाददाता नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र, आपके पास में आ रहा हूं। सवाल कई सारे जिनकी तलाश यूपी पुलिस भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है नरेंद्र, वो ये है कि आखिर क्या मंशा थी इस हिंसा को भड़काने की? कौन कौन से मंसूबे और कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर अभी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है? नरेंद्र। देखिए पराग, पुलिस ने जैसे जैसे जांच अपनी आगे बढ़ाई है, उसमें अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं कि ये जो घटना की गई शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद, उसकी योजना पहले से ही बना ली गई थी। जहां तक बात है पुलिस और प्रशासन का, तो इन लोगों से लगातार संपर्क में थे और बातचीत भी की जा रही थी कि शांति व्यवस्था कैसे कायम रहेगी, क्योंकि आई लव यू मोहम्मद को लेकर कानपुर और बहराइच जैसे जिलों में अप्रिय घटनाएं हुई थी, नारेबाजी हुई थी और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को खतरा था, तो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। लेकिन जिस तरीके से तौकीर रजा और उनके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, पुलिस पर हमले भी किए गए और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू नज़र आई और जांच एजेंसियों को भी पता चला है कि इसमें सुनियोजित तरीके से काम किया गया और दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। इसी का नतीजा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तौकीर रजा के एक करीबी नदीम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने बताया है कि तमाम चीज़ें जो सामने आई थी और जो रिकॉर्ड हुए हैं, कॉल डिटेल की बात अगर की जाए तो कई लोगों को फ़ोन करने की बात की गई है। साथ ही जो लेटर दिया गया था कि हम किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो भी जाली पाया जाने की बात सामने आई है। तो इससे पुलिस मुतमईन है पूरी तरीके से कि इसके पीछे एक साजिश रची गई थी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे फरमान है कि जो लोग शांतिपूर्वक नहीं रहते हैं, दंगा फसाद करते हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ प्रशासन के अलावा वहां का प्राधिकरण भी कार्रवाई करेगा। यानी कि अगर आप गलत तरीके से मकान, दुकान कुछ भी बनाए हैं, सरकार की संपत्तियों पर कब्जा किए हैं, तो आप जब हाईलाइट होंगे, आपका नाम आएगा, तो उसमें भी पैमाइश की जाती है और नोटिस जारी की जाती है। उसके बाद प्रशासन भी कार्रवाई करता है अवैध निर्माणों पर। तो इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि अगर कोई गलत करेगा, हिंसा करेगा, उपद्रव करेगा, अशांति पैदा करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसमें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो इस तरीके की कार्रवाई बरेली में करने के लिए प्रशासन आगे बढ़ रहा है। जी पराग। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहेगा, आपके पास हम लौटेंगे। महाराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या समझ पा रहे हैं इस पूरी घटना के पीछे कौन सा वो नापाक मंसूबा था जो पनप रहा था? देखिए, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को जो है विफल दिखाने के लिए इस प्रकार का कूट रचना इन लोगों के द्वारा सामाजिक यह सांप्रदायिक दंगा अराजकता फैलाना अत्यंत निंदनीय, दुखद है। ऐसे किसी भी मंसूबा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, ऐसे किसी भी मंसूबा किसी का साकार नहीं होगा। सारे मंसूबे पे पानी फिर जाएंगे। ऐसे मंसूबे के कुचलने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रशासन तत्परता से इन सभी अराजक तत्वों पर जो है कठोर कार्रवाई करे और ये विचारधारा को जो निरंतर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, जब भी सनातनियों का उत्सव होता है तब इस प्रकार का उपद्रव करना, सांप्रदायिक दंगा फैलाना, अराजकता फैलाना, प्रशासन के ऊपर पथराव करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सभी विचारधारा जो कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो इनके पक्षधर हैं, इनके सपोर्ट में आके खड़े होते हैं, इन सारे मंसूबों के तहत ये लोग काम करना चाह रहे थे, तो सारे मंसूबों के ऊपर पानी फिर गया। उत्तर प्रदेश में तटस्थ सरकार है, क्योंकि वह पूर्ववर्ती सरकार नहीं है जो इस प्रकार के अराजकता तत्व को बढ़ावा देगा और कभी कतई इसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन सारे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करेंगे।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका जो है विश्वास है, लेकिन किसी का जो है तुष्टीकरण नहीं होगा। कोई भी अगर सांप्रदायिक दंगा करना चाहेगा, अराजकता फैलाना चाहेगा, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और इन कुछ ओछी मानसिकता के राजनीतिक पार्टी के सह प्रयास जो करने वाले लोग हैं, सभी को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करे। इनको 7 पीढ़ी याद रखे। जो इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम करेंगे तो 7 पीढ़ियां इनकी याद रखेगी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, ये घटना या फिर जो इसके पीछे मंसूबा पनप रहा था वो सिर्फ एक शहर तक सीमित तो लगता नहीं है सर? पराग सर, ये तो चीज क्लियर हो चुकी है कि मंसूबा क्या था। अब मंसूबा था और उसके प्रमाण मिले तभी ये लोग जेल तक गए, और जेल जाना बिगर एविडेंस के आसान नहीं है। लोकतंत्र है, अगर ये गलती ना करते तो जेल ना जाते। इनके पास सबूत, इनके खिलाफ सबूत थे, एविडेंस थे, तभी ये लोग जेल गए। और रही बात ये कभी कभार एक देखिए आदत में सुधार होता है। अब तौकीर रजा जो है, इस तरीके का उनका कारनामा अब से नहीं पीछे से चल रहा, विवादित मामला रहा है, बड़ी संख्या में रहा, और एक चीज के आदी हो चुके हैं लोग कि 300 से प्लस दंगे इन्होंने इस सरकार में जो हमसे पहले थी, और लगभग इतने उससे पहली में 2000 जब इनका 7 से 12 तक था बसपा सरकार में, तब भी थी ये हालतें, और फिर सपा में तो और बढ़ी हैं। ये सब समतंग 400 के करीब आगे। दंगे करो, फसाद करो, चुनाव जीतो। अब भाई पंचायत चुनाव है सिर पर, कहीं ना कहीं ये जो एक गणित होता था एमवाई का या हिंदू मुस्लिम का, उसका लाभ मिल जाता था। अब ये इंगित हमेशा भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब इससे बड़ा तथ्यात्मक क्या होगा? मतलब शांति से सब कुछ चल रहा है, नवरात्रों का समय है, वो सबसे बड़ा सनातन का समय है, और सनातन के लिए सबसे बड़ा पूजनीय समय है, सबसे बड़ा त्योहार श्योर पर है। तो इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस चीज को अलग से उठाया है। हम क्या मोहम्मद साहब के खिलाफ है? हम तो बहुत मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं। यही लोग मोहम्मद साहब को भी जो है दोषी बताते हैं। अगर इसमें मैं चर्चा करने लगूंगा तो फिर बड़ी ये डिबेट घूम जाएगी कि आपके अंदर जो दो समुदाय किस तरीके की लड़ाई है, कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते। अब ये आपका अंदर का मामला, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत में कानून का राज है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा राज है कि जिसमें पूरे दुनिया में मिसाल चलती है। बुलडोजर की बात बाबा साहब खुलकर कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बुलडोजर हमने क्यों बनाया। बड़ी बात यह है, और महाराज जी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, उससे चूकते नहीं है। तो मैं इसमें तौकीर के लिए भी कह रहा हूँ, रजा साहब आप भी सुधर जाइए, और जो पिछले लोगों की स्थिति है जो खराब है, जो उन्होंने आदत में शुमार कर रखी है या लाभ लिए हैं पिछली सरकारों में, भूल जाइए। आप जैसा व्यक्ति एक प्रदेश को बैठ के, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कव्वाल हुआ था मुजफ्फरनगर जिले से, और पूरा प्रदेश जल गया था, ये अब संभव नहीं है। आप रणनीति बनाते उससे पहले 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले ये बाबा जी के पास पहुंच जाती है। महाराज जी इस मामले में बहुत क्लियरिटी के साथ बोलते हैं। तो आप सतर्क रहिए, हाथ मत डालिए। ये राम राज्य है, ये साधु संतों का राज्य है। भगवान राम के बाद कलयुग में अगर कोई राज अब चल रहा है तो विश्व गुरु भारत में मोदी जी और योगी जी का राज है, संतों का राज है। संतों के राज में जरूर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो भावना जाकी जैसी रहेगी वैसी सजा उसे मिलेगी। इसके लिए तैयार रहिए। पराग सर, मैं यही कह रहा हूं कि अगर किसी ने अपने मन में मंसूबा पाल रखा है तो ध्यान रखिए, राम जी से ज्यादा शांति प्रिय कोई नहीं था, लेकिन निर्णय के मामले में जब बात रावण की आई तो उसे सजा मिली। कितना भी ताकतवर हो क्रिमिनल, कितना भी ताकतवर हो, देश को तोड़ने वाली शक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, डंके की चोट पर बोलना। ठीक है सर। अतुल यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हम एक बार सुना देते हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उसका नज़ारा यहाँ पर पुलिस ने प्रस्तुत किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने को कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तरीके से बुलडोजर वहीं पहुँचता है जहाँ कोई अनियमितता होती, गड़बड़ी होती है, और जहाँ जहाँ अनियमितता गड़बड़ियाँ हुई होगी तो निश्चित रूप से बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई करके उसको दुरुस्त किया जाएगा। उनके बिल्डिंग का नक्शा जिसने नहीं सही बनाया है, गड़बड़ अवैध कब्जा किए हैं, बहुत समाजवादी पार्टी के समय पर और बाकी सरकारों में
ये लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे। अब वो पता चला कि खुद ही निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ भी बुलडोजर भी पहुंचेगा। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है, उसको आज जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान को गिरफ्तार किया गया, इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां, मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे, और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा। जो तौकीर राजा है उनके साथ ये एक मोहम्मद आरिफ खान जो जिसने उनके साथ मिलकर कर इसमें पार्टी था, उनका 3 प्रॉपर्टी को हम लोग आज सीलिंग का कार्रवाई किया है। एक फार्म लैंड है, फ्लोरा गार्डन, दोनों बारातघर है, एंड एक होटल स्काईलार्क है। तीनों आज हम लोग सील कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उन लोगों का संपत्तियों को भी हम लोग स्टडी करवा रहा है। जो भी वायलेशंस है, जो अब आज का सीलिंग हुआ है, वो सारा नक्शा का विपरीत बिल्डिंग बनाने का। चलिए अतुल यादव जी, क्या समझ पा रहे हैं सर इस पूरी घटना के पीछे आप? समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरी घटना को, बरेली में जो हुआ? या पराग, ये घटना बरेली में घटी है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये घटना जो है प्रशासनिक फेलियर है। माननीय योगी जी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका फेलियर है, और ये जो है इतनी बड़ी घटना घट गई तो इसमें जो लापरवाही है डीएम की है, एसएसपी की है, और जो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी है संबंधित क्षेत्र के, उनकी लापरवाही की वजह से घटना घटी। एलाइव इंटेलिजेंस की जो होता है उनको जानकारियां क्यों नहीं थी? अगर कोई घटना घटी है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा बचती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ये सबसे बड़ी विफलता है। बरेली की घटना जो है, ये घटना जो है सरकार की ही विफलता है। अगर सरकार चाहती तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटती। और रही बात, जो लोग अराजक तत्व होते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी धर्म के व्यक्ति को डराने के लिए और एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। कार्रवाइयां हमेशा संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, जो हमारा भारतीय कानून कहता है उसके दायरे में होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, माननीय योगी जी उसके मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी जी की भाषा स्वयं आप देखेंगे असंवैधानिक होती है और भड़काऊ होती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की जो भाषा शैली है भड़काऊ होती है और हमेशा भड़काऊ बयान ही देते हैं वो। लेकिन अब करा क्या जाए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं लेकिन संविधान का पालन वो स्वयं कई बार नहीं करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कोई कार्य विकास से संबंधित नहीं किया गया है, और ये जो इस प्रकार की घटनाएं ये होने देते हैं और इस पर फिर ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। फिर ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि देखिए एक वर्ग ने ऐसा कर दिया, एक धर्म के लोगों ने ऐसा कर दिया। ये सिर्फ एक प्रोपगंडा रचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री है, और बीजेपी जो है किस प्रकार की चाल चरित्र अपनाती है ये पूरा प्रदेश जानता है। और ये जो लापरवाही बढ़ती हुई है, अगर ये घटना घटी तो क्या डीएम को सस्पेंड किया गया, एसएसपी को सस्पेंड किया गया, या वहां के कोतवाल या जो भी थाना अध्यक्ष हैं उसको सस्पेंड किया गया? किसकी लापरवाही से घटना घटी? किसकी? एलाइव कहां चला गया था? इंटेलिजेंस के लोग कहां चले गए थे? तो इस प्रकार की घटना ये जो होने देते हैं, बाद में कहते हैं बुलडोजर चलेगा। जब माननीय बुलडोजर नीतियों के कारण ये जो लोग हैं सिर्फ जानबूझकर सरकार ये लोग संविधान को तो मानते नहीं, कानून को तो मानते नहीं, कानून को धज्जियां उड़ा रखी है और बाद में इस प्रकार की बातें करते हैं कि राम राज चल रहा है। कहां? अगर राम राज्य होता तो इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं होती। इतना बड़ा अभी त्योहार चल रहे हैं भाई, नवरात्र चल रहे हैं, सभी का त्योहार है, और ये जो घटनाएं घट रही हैं तो प्रशासनिक फेलियर ही है जो प्रशासनिक फेलियर ही तो है पराग जी। अगर सरकार चाहती तो कहीं पर भी कोई घटना ना घटे, सब आपस में सौहार्दपूर्ण रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें। लेकिन विकास की बात कहां होती है? एक धर्म को डराने के लिए और एक धर्म को खुश करने वाली माननीय योगी जी ऐसी भाषा बोलते हैं। ठीक है अतुल यादव जी, सेकंड राउंड की शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं मैं। आपने जो बातें कही उन्हीं में से कुछ बिंदुओं को निकालकर मेरे सवाल रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, क्योंकि 3-4 पॉइंट्स पे मैं जवाब चाह रहा हूं आपसे। पहला ये
कि हमेशा ये क्यों देखा जाता है जब भी सनातन धर्म से जुड़े कोई त्योहार आते हैं बड़े, तभी इस तरह अराजकता फैलाने की कोशिश होती है। दूसरा ये कि घटना हुई कहां सर, घटना तो बड़ी होने वाली थी लेकिन प्रशासन ने पहले उसे रोक लिया। अगर ये बड़ी घटना होती तो कुछ बड़ा हो सकता था। और सवाल सर ये भी है कि राजनीति की रोटियां सेकने का आरोप हम दूसरों पर जब लगा रहे हैं तो खुद को भी तो देखना होगा ना सर। ये क्या भीड़ जुटाना सही था? और अगर आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ जुटाई जा रही है तो इसमें नफरत का शब्द तो नहीं है, इसमें तो प्यार का शब्द है। और अगर प्यार के शब्द पर आप नफरत का बीज बो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप भड़काकर भीड़ को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ शासन प्रशासन है, तो क्या यह सही हुआ? हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं देवेंद्र प्रमुख जी, और वो बागपत से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और हमसे वरिष्ठ भी हैं, और उन्होंने भी अपनी बात रखी। चलो आपने सेकंड राउंड में मेरे से पूछा, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। सत्ता जब होती है तो उसका चलाने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की होती है, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो, समान रूप से लोगों का विश्वास जीता जाए। और अगर प्रशासनिक इकाई यानी कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है उसकी यानी कि सीधे जिम्मेदारी डीएम और एसएसपी की बनती है। अब डीएम और एसएसपी के पास जब जानकारियां थी, किसी के द्वारा कोई भीड़ एकत्रित करने के लिए आह्वान किया गया था, तो वहां पर एलआईयू, इंटेलिजेंस और ये सब व्यवस्थाएं होती हैं, तो उन चीजों को टाला जा सकता था, लोगों से बात करी जा सकती थी, गणमान्य लोगों से बात करी जाती थी। अतुल यादव जी, लगातार पुलिस कर्मी तो समझा ही रहे थे ना, और एसपी क्राइम से झड़प क्यों हुई, क्यों नोकझोंक हुई? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप लोग भीड़ इकट्ठा मत करिए, लेकिन भीड़ क्या कह रही थी? नहीं साहब, हम तो हिंसा करेंगे, हम तो दंगा भड़काएंगे। देखिए, और आप एक तरफा होकर इनकी तरफदारी कर रहे हैं, जो लोग प्रशासन के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथी हैं जो उन्होंने बोला, तब आपने टोका टोकी, तब शब्द आने दिए, करे बात आने दिए। देखिए, किसी जो कानून को हाथ में लेता है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है, लेकिन मैंने क्या कहा, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अतुल यादव जी, एक बेसिक सा सवाल है, भीड़ क्यों जुटाई गई? तो एक चीज सुनिएगा पराग जी, मेरे द्वारा क्या कहा गया? मेरे द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की जब घटना नहीं घटनी चाहिए थी, अगर वहां पर किसी के द्वारा भीड़ बुलाने का आह्वान किया गया था, तो उस संदर्भ में जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एलआईयू इंटेलिजेंस है, अगर वहां पर रोका जा सकता था, अतिरिक्त पुलिस की तैनाती करी जा सकती थी, व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ऐसा किया जाने दिया, प्रशासन के द्वारा ऐसा किया जाने दिया। बाद में जब भीड़ इकट्ठा हो गई, अगर जो सुनने में आया कि वहां पे 95% लोग नमाज पढ़ के वापस चले गए, लेकिन 5% के द्वारा ऐसी कैसी क्या घटना घट गई कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चलिए मैं इसका जवाब देवेंद्र जी से ही लेता हूं। ठीक है, मैं इसका जवाब देवेंद्र जी से लेता हूं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब साहब, आपका बहुत स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन देवेंद्र जी, सवाल ये कि ये क्या भीड़ आपको 5% की नजर आ रही थी? और दूसरा सवाल जो आपके ऊपर दागा है अतुल यादव जी ने, कि आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा होने दी ताकि हिंदू मुसलमान हो सके, क्या ये आरोप जो अतुल यादव जी लगा रहे हैं ये सही है? देखिए पराग सर, आरोप जो तथ्य के साथ लगे तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और अगर तथ्य नहीं है तो फिर उसका जवाब देना चाहिए। मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूं कि मैंने जो पीछे जिक्र किया आपको कि 300 प्लस सरकार में एक में दंगे थे, 400 प्लस 2012-17 में हिंदू मुसलमान के दंगे थे, और यहाँ आप जो है आप 17 के बाद उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, 14 के बाद देश को देख लीजिए और तुलना कर लीजिए। जब तुलनात्मक बात आएगी तो फिर इनमें सत्य या झूठ जो है बोलने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और मैं यही कह रहा हूं, आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पहले प्रशासन में और अब के महाराज जी के प्रशासन में, जो मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, कि यही अंतर है कि घटना होने से पहले
24 घंटे पहले आज की सरकारों को ये पता लग जाती है कि कौन सी साजिशें कहाँ चल रही हैं। तो तब की पहली सरकारों देवेंद्र में जी ये घटना रोकी क्यों नहीं गई? देवेंद्र जी देखिए, आप हमसे वरिष्ठ भी हैं, आयु में नहीं वरिष्ठ हैं, रोक तो ये दिया घटना क्यों नहीं रोकी? अतुल सर, हमने रोक दिया। देखिए नहीं नहीं रोक नहीं दिया देवेंद्र तभी जी तो नहीं जल पाया स्वीकार कीजिए, प्रदेश। देवेंद्र जी नहीं, स्वीकार घटना- कीजिए कि ये घटना प्रशासनिक फेलियर है। नहीं, घटना मुजफ्फरनगर में आपके कार्यकाल में कव्वाल हुआ था, नहीं, और जब जब आपने वो हो कहा कि गई हमें थी तो घटना आपके पता चल जाती मंत्रियों है, ने घटना के विषय में 24 उसको घंटे पता इतनी चल जाता है। तरीके देखिए से आपके निभाया शब्द था हैं कि आज देवेंद्र तक जी, ये भुगतना पड़ आपके रहा शब्द हो। हैं कि हमें घटना के विषय में 24 घंटे पहले पता चल जाता है। जब आपको 24 घंटे पहले पता चल गया था तो इस घटना को क्यों नहीं रोका गया? ये आपके रोक शब्द दी, हैं। मैं वही कह रहा हूँ बार बार अतुल हाँ। जी, वो रोक दी है, वो साजिश रोक दी है। हेलो। वो कव्वाल, वो प्रदेश, वो 400 दंगे हेलो। नहीं होते। हमें ये आभास होने के तुरंत देवेंद्र बाद जी, हम देवेंद्र जी, उसी ये समय आपकी कार्रवाई सरकार का शुरू प्रशासनिक करते हैं। फेलियर है यही और ये परिणाम शासन मिला का है उस फेलियर शुरू है। की कार्रवाई माननीय का योगी जी कि माननीय तौफीक योगी जी का रजा फेलियर जैसे है ये। लोग और उनके साथी जेल में है और उनकी तैयारियां धरी रह गई हैं। ये प्रदेश ऐसे जलता था जैसे आप लोग जलाते थे, आज जलता नहीं है भाई। आज खड़े होकर प्रदेश को पूरा विश्वास जो है। आपकी आज सरकार का लंगड़ा प्रशासनिक ऑपरेशन फेलियर चलता है, और आज बुलडोजर जानबूझकर ऑपरेशन कराई हुई चलता घटना है, है आज और ये क्राइम को सब खत्म होने दिया करने के गया। लिए ऑपरेशन आपके चलता सत्ता है, शासन में ये जब सब क्राइम कराया को जा रहा है और जोड़ने होने के लिए दिया गया, ऑपरेशन चलता था। जिससे जनता नहीं 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 अतुल जी, आप बीच में डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो तथ्य के साथ नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक चीज का तथ्य दे रहा हूँ, देखिए, मैं आपको एक हमारे चीज यहाँ का ऐसी एविडेंस कोई दे रहा घटना नहीं हूँ। घटी। मैं जब डंके भी की कोई चोट घटना पर हुई, आपको बता रहा हमने हूँ प्रशासनिक कि आपकी अधिकारियों पर सरकारों में और पुलिस हमारी अधिकारियों पर सरकारों में कार्रवाई क्या की। क्या अंतर है? आपकी सरकार में कभी भी पुलिस अधिकारियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर देवेंद्र जी कभी ठीक है। कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे मैं- यहाँ कार्रवाई नहीं, हम सीधा लंगड़ा ऑपरेशन करते हैं सर। ठीक है, चलिए हम जड़ से मैं मिटाने का काम मैं करते लौटूंगा हैं। आप दोनों के पास, मैं हम लौटूंगा। बीमारी का आयुर्वेद की दवाई है। से ज्यादा इलाज ठीक है। करते हैं, एलोपैथिक से कम करते हैं, थोड़ा सा ठीक है, फर्क है। ठीक है, मैं आप हमारी दोनों के सरकार पास में आऊंगा। आध्यात्मिकता का मिशन है, इसलिए जो है हम जो है आयुर्वेद का बहुत यूज कर रहे हैं इस समय में, और आयुर्वेद की जरूरत है इस देश को। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। शोएब सिद्दीकी के पास साहब के पास हम चल रहे हैं। सिद्दीकी साहब, क्या नापाक मंसूबा नजर आता है आपको इस पूरे बवाल के पीछे जो करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए सर, ऐसा है, ये मामला जो था कानपुर से उठा था और कानपुर से उठते उठते आप देखिए पूरे इंडिया में फैल गया। उसके बाद मैं समझता हूँ कई मुल्कों में भी चर्चा चल रही है। देखिए मैं बोल लूँ, बीच में बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और वहाँ जैसे एक समुदाय पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। प्रशासन ने जो बात अपनी मंजरेआम पर आकर ये कही कि भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई थी, इसमें नारे हो रहे थे और कुछ घटना से घटित न हो जाती, जब रोका गया तो उसमें कुछ बात बढ़ी तो एफआईआर लिखी। तो कई डिबेटों पे आपने भी बात कही है, कई हमारे मेहमानों ने बात कही कि आई लव मोहम्मद से मतलब नहीं था, वो कोई कह सकता, उनका भी अधिकार है, तो वो तो डिबेट अलग किनारे हट गई। जबकि यहाँ पे आप अगर अक्सर ये देखिए, जो बरेली में घटना हुई है, तौकीर रजा साहब अक्सर अपने बयान से जाने जाते हैं, तो उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब आप देखिए वहाँ पे जो मामला हुआ, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ जो सर आपको, देखिए हमारा जुमा जो होता है वो हफ्ते गीत कहलाता है, और जुमे के दिन अक्सर जो वो लोग नमाज पढ़ते हैं जो शायद नमाज भी नहीं पढ़ते हो या फिर जुमा पढ़ते हो, जुमे के दिन भीड़ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की चूंकि तौकीर रजा चूंकि जज्बाती आदमी है और वो हमेशा इस तरह बयान देते हैं, उनको बयान से बचना चाहिए। मैंने हमेशा बात कही, अभी भी कह रहा हूँ, इस तरह बयान देना चाहिए। उस बयान से हमेशा हर समुदाय के लोगों को, लीडर को गुरेज करना चाहिए, जिससे आवाम को बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं घेराव करूंगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हो गई। प्रशासन को उससे पहले अलर्ट हो जाना चाहिए था। और उसमें आप देखिए कम से कम जो अभी यादव जी कह रहे थे, उनकी बात में दम था कि नमाज पढ़ के देखिए होता क्या कि तकरीबन लोग चले गए थे, कुछ लोग वहां रह गए थे। और होता क्या है सर, कभी भी आप भीड़ देखिए, किसी समुदाय की भी हो, कोई रैली निकल रही हो, तो उसमें चंद लोग इस तरह के भी शरीक होते हैं जो वो बवाल कर देते, फिर भागते हैं। उसके बाद सिद्दीकी साहब, मैं बीच में एक सवाल यहाँ पर आपको, ये बात अतुल यादव जी ने भी कही, ये बात आप भी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग चले गए थे, लेकिन उन मैसेजेस का क्या जो व्हाट्सएप के जरिए फैलाए गए और भीड़ को बुलाया गया? सवाल तो सर उस पर है ना। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं उसका दफा नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंस वाली बात ही कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, और अगर ऐसे लोग आ रहे हैं जो जिनकी मंशाई उपद्रव करना है, चूंकि वो बुलावे पर आ रहे हैं, तो फिर कार्रवाई तो होगी ऐसे लोगों पर। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ अगर शोएब सिद्दीकी जाएंगे या आप जाएंगे, कोई जाएगा तो उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी और हमारे जो वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी है, सख्त फैसले जाने जाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश भी रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए
और जो दोषी हैं उनके साथ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो निर्दोष फंसे हैं उनको जो है थोड़ा सा जांच करने के बाद उनको बहाल किया जाए। सर एक बात और कह दूं, हमारे नबी का जो मामला था, हमारे नबी हमारे नहीं थे, पूरे आलम के लिए नबी बन के आए थे और उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया, कभी उन्होंने अहिंसा और इस तरह की बातें नहीं करी। अगर हम नबी को मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। आप देखिए सर, एक छोटा सा वाक्य है, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 3 सेकंड में, कि एक औरत जो है उनको बराबर कूड़ा फेंकती थी, और जब एक दिन कूड़ा उन पर नहीं पड़ा तो उसकी खैरियत लेने गए कि वो आखिर उस औरत ने कूड़ा क्यों नहीं मेरे पास फेंका, तो पता चला वो बीमार है। तो हमारे नबी का इस तरह का पैगाम था। तो इस तरह के नबी की मोहब्बत जो है दिल में रखें। मंदिर आराम पर आके हमारे नबी ने बताया कि वो चीज से गुरेज रखी जिससे किसी को दिक्कत हो, और नबी ने हमारे फरमाया भी है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। तो इस तरह की अगर कोई भी करता है, मैं समझता हूँ, और कम से कम सर जो एक बात निकल के आ रही है, वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी वहां पर ये भी था, परमिशन नहीं ली गई थी। तो मैं समझता हूँ एक रैली या कुछ निकलता है, जैसे अभी आप देखिए आपका नवरात्र चल रहा है, हम लोग को अपने हिंदू भाई से 2-4 प्रोग्राम करना है, उसके लिए भी हम लोग परमिशन ले रहे हैं, तो कम से कम वो परमिशन के लिए दरखास्त देनी चाहिए थी। उसके बाद परमिशन लेने के बाद वो चीज निकलती तो मंदिर आम पर उस तरह आना चाहिए, लेकिन मसला यहाँ पे दूसरा हो गया। लेकिन हमारी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी कि निष्पक्ष जांच करें और जो दोषी हैं उनको बख्शा जाए, लेकिन निर्दोष जो हैं कम से कम विवेचना सही मायने में की जाए। और मैं हमेशा इसके सर खिलाफ रहा हूँ। देखिए सर, ईमानदारी की बात है सर, मुल्क देखिए संविधान से चलता है, उसके बाद शासनादेश होता है, अध्यादेश होता है, और शासनादेश चलाइए, अगर अध्यादेश चाहे आज चलाए हम चलाए, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। तो मैं उनके बयान जो मैं उनको इस बयान तौकीर रजा साहब को अपने बयान से बचना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बयान दिया। आप देखिए हजारों लड़के अंदर हो गए हैं और होंगे, उनके माँ बाप परेशान है, कोर्ट कचहरी पुलिस दौड़ दौड़ के परेशान होंगे। तो ऐसी मैं समझता हूँ नबी ने ऐसी मोहब्बत से गुरेज भी किया है जो अवाम को किसी भी समुदाय की परेशानी का सामना हो। तो मैं समझता हूँ नबी की आप मोहब्बत नहीं करके बल्कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमारे अवाम को। जी ठीक है। अतुल यादव जी इत्तेफाक रख रहे हैं शोएब साहब की बात से, वो कह रहे हैं कि ऐसे बयान से तौकीर रजा को बचना चाहिए कम से कम। जी, मैं जो हमारे साथी पे अभी जिन्होंने बयान दिया है पत्रकार साहब ने, उनकी बात से मैं सहमत हूं, और कानून के दायरे में सब कुछ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि कानून के दायरे में ही कार्रवाई हो, और किसी को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अगर किसी ने कोई घटना नहीं करी है, अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए, किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, एक धर्म के कारण उनको डराने का प्रयास ना किया जाए। अगर मैंने कहा कि इस प्रकार की घटना घटनी नहीं चाहिए थी, ये प्रशासनिक फेलियर है और जबरदस्त प्रशासनिक फेलियर है। ठीक है, तौकीर रजा के बयान पर सर क्या स्टैंड रखते हैं आप, ये तो बताइए ना। उन्होंने बयान सही दिया, गलत दिया, और कार्रवाई जो तौकीर रजा पर हो रही है वो सही है या गलत है? सुन तो लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलत बयान देता है तो उसके जो भारतीय कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस बयान के बाद क्या हुआ सर? भीड़ इकट्ठा की गई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, उस बयान के बाद ये हुआ। कार्रवाई सही हुई है या गलत हुई है तौकीर रजा और उनके करीबियों पर? परागी, सुनने की शक्ति रखिए। मैं बहुत संवैधानिक तरीके से बात रखता हूं, और सही तरीके से बात रखने का मैं आपके चैनल पर हमेशा संवैधानिक और हर तरीके से बात रखता हूं। बात यह है कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने क्या कहा पहले कि जिस किसी के द्वारा इस प्रकार की घटना के संदर्भ में शासन प्रशासन के पास शासन प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? जब शासन प्रशासन को जानकारी थी किसी के द्वारा कि इस प्रकार की बात करी गई है, भीड़ बुलाने का आह्वान किया गया है, तो सबसे पहले उससे पूछताछ करी जानी चाहिए थी, सब प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। अब आप ये मान रहे हैं ना कि जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है वो सही कर रहा है? अरे सुन तो लेने, आपने एक मिनट सर रुकिए, सुन तो लीजिए, खिचड़ी मत बनाइए ना सर, आप एक लाइन से चलिए। आपने कहा कि प्रशासनिक फेलियर था, कि भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई। अब अगर कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है तो कार्रवाई सही कर रहा है फिर, क्योंकि भीड़ ने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। अब बताइए कार्रवाई सही है या गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि जिन, एक मिनट सर प्लीज, अतुल जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए तो सही सर, सुन तो लीजिए। आप ना हमेशा डिबेट स्वयं करते हैं आप। अरे अतुल जी सुन तो लीजिए सर, हमेशा बदतमीजी की बात करने लग जाते हैं। मैंने क्या बदतमीजी कर दी आपसे? अरे मैंने क्या बदतमीजी कर दी आपसे? अतुल जी क्या बदतमीजी कर दी पहले बताइए। अब सब छोड़िए, पहले यही बताइए मैंने बदतमीजी क्या की है। आपने हमेशा, अरे पहले ये बताइए बदतमीजी क्या किया मैंने? नहीं, आप हमेशा पहले ये बताइए बदतमीजी क्या किया मैंने आपके साथ? आपके चैनल, अरे यादव जी बदतमीजी क्या की है पहले वो बताइए, बाकी छोड़िए सर, डिबेट बाद में होगी, पहले बदतमीजी बताइए मेरी। अतुल यादव जी अब डिबेट बाद में करूंगा, पहले बदतमीजी बताइए मेरी आप। बदतमीजी ये है कि देश में, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो बदतमीजी हो गई, आपको जवाब नहीं देना है। अमन चैन हो,
और चैनल की या जिम्मेदारी आपको सवाल अच्छा नहीं लग रहा तो बच जाइए, मना कर दीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। सौहार्द पैदा हो, आप हमेशा केवल उकसाने वाली सवाल बातें पूछ करते लिया तो हो, उकसाने बदतमीजी वाली हो गई बातें आपके करते हो। साथ। मैंने ये पूछा, आपने कहा प्रशासनिक फेलियर था, भीड़ इकट्ठी हुई, तो और आप प्रशासनिक जब फेलियर व्हाट्सएप है या ग्रुप नहीं पे है? ये ग्रुप के प्रशासनिक जरिए फेलियर जिन है या लोगों ने नहीं है? इकट्ठा किया ये भीड़ सब को, उन पर जांच कौन कार्रवाई हो करेगा? रही है, तो अरे कार्रवाई सही है या क्या गलत है? ये प्राइज सुनिएगा एक मिनट। अरे कार्रवाई सही है या गलत है सर? हाँ या ना में उत्तर सुनते दीजिए। लीजिए, मुझे आपके चैनल पर चेहरा दिखाने की आदत नहीं है। सुनिएगा समाज तरीके से। एक चीज बताइए, जिला प्रशासन, आप चेहरा ही पुलिस दिखाने प्रशासन, आए हैं यहाँ एलआई पर, इंटेलिजेंस। आप चेहरा ही दिखाने आए हैं, चूंकि आपके पास तर्कों के आधार पर कोई जवाब है नहीं है। चुप रहिए, बदतमीज कहीं का। मुझे बस सिखाइए कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, जवाब है या नहीं है? बदतमीज। भाग गए, जवाब है नहीं है, भड़क रहे हैं। हमेशा फालतू अरे की अतुल बातें यादव जी, करना होती समाजवादी है। पार्टी का स्टैंड क्या है, क्लियर करिए कम से कम। कम से कम बदतमीजी वाली बातें। अरे बदतमीजी क्या कर दी मैंने आपके साथ, बताइए तो सही। बात कर रही है आपके यहाँ? अतुल यादव जी, बदतमीजी मैंने क्या की है? मैंने सवाल पूछ लिया सर, आपके पास जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल पूछ लिया तो आपको बदतमीजी लग रही है? मैंने बहुत सामान्य तरीके से जवाब देता हूँ। मैं भी बहुत सामान्य तरीके से ही आपको सवाल पूछ रहा हूँ आपके साथ। जिम्मेदारी है, चैनल की जिम्मेदारी आपको बुरा लग रहा है तो बता दीजिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं दूसरे सवाल पर आ जाऊंगा। मैंने ये पूछा कि तौकीर रजा पर कार्रवाई सही हुई या गलत, आप मचल गए, आप तड़प गए। जीवन भड़क नहीं गए, मैं भड़कता नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ आप तड़प गए, तौकीर रजा पर सवाल पूछ लिया तो। आप हमेशा भड़काने क्योंकि संरक्षण आप ही की पार्टी ने दिया था, और ऐसे लोगों को, आप जैसे लोग ही संरक्षण देते हैं, जो लोगों को भड़काने का, प्रदेश को जलाने का काम करते हैं। आप सुन लीजिए, क्या पूछे जाने चाहिए, क्या नहीं पूछे जाने चाहिए, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। मुझे नहीं सिखाने, मुझे बस सिखाइए क्या पूछना है, जवाब दीजिए सवाल का। सवाल अच्छा नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ जाऊंगा, साफ बोलिए, लेकिन मुझे जवाब नहीं देना है। क्या पूछना है पूछिए। मैंने ये पूछा, आपने कहा कि ये प्रशासनिक फेलियर था, हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, भीड़ इकट्ठा हुई, तो फिर अब जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, जिन लोगों ने भीड़ को इकट्ठा किया, उन पर कार्रवाई सही है या गलत है? आप इसी सवाल पर भड़क गए सर। सुनिएगा, देश का संविधान क्या कहता है कि अगर कोई इस प्रकार की घटना कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। और ये अलाइव इंटेलिजेंस किस लिए होता है? घटना के बाद कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सुनते रहिए। घटना के बाद कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पूछने एक जवाब नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन तक देते हो। आप सीधा जवाब दीजिए ना, जलेबी मत बनाइए। जैसे आप ही सबसे बड़े एंकर हो रहे हो, जलेबी मत बनाइए, सीधा जवाब दीजिए अगर है तो। फालतू फंड की बातें मैंने पूछा कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बवालियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आपके पास जवाब नहीं है सीधा। वो तो संवैधानिक दायरे में बातें रख रहे हैं, अब संवैधानिक दायरे। अरे मैंने पूछा कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ऐसे उपद्रवियों पर, आपके पास सीधा जवाब नहीं है सर। समय तरीके से बात रख रहे हैं, देश के संविधान के तरीके से बात रख रहे हैं, मैं भी संवैधानिक तरीके से। कार्रवाई भी तो संवैधानिक तरीके से ही हो रही है ना। अरे कार्रवाई भी तो संवैधानिक तरीके से ही हो रही है, गैर कानूनी तरीके से हो रही है कार्रवाई। सुन लीजिएगा, देश का जो संविधान सबसे बड़ा होता है, अगर पुलिस प्रशासन के पास एलआई इंटेलिजेंस जो होती है, प्रशासन के पास जो डीएम के पास एलआई इंटेलिजेंस होती है, अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सवाल पर आ ही नहीं रहे हैं अतुल जी। आपने सवाल का जवाब देने की आप ये सोच रहे हैं कि आप सवाल से बच जाएंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं सर। मैंने ये कहा, अरे सर सीधा सा जवाब है, आपने ये कहा प्रशासनिक फेलियर था, भीड़ इकट्ठा हुई। मैंने पूछा अगर भीड़ इकट्ठा होने के बाद हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही तो उन पर कार्रवाई सही है या गलत है? आप ही लोग जैसे लोग होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं देश में तनाव पैदा करने के। और आप जैसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। जनता आपको सुनने के लिए बैठती है आपकी पार्टी के स्टैंड को, लेकिन आप उपद्रवियों का साथ दे रहे हैं। गैर जिम्मेदारियों का निर्वहन जो आप जैसे एंकर करते हैं। कोई बात नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। समाजवादी पार्टी है, अतुल यादव से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, ऐसे दंगाइयों का समर्थन तो मत करिए कम से कम। रुक जाइए, अब बहुत समय खराब कर लिया आपने। महाराज जी क्या इत्तेफाक रख रहे हैं अतुल यादव जी की बात से आप? अतुल यादव जी का बात निराधार है, निरर्थक है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि एक मजहब एक संप्रदाय को पालित पोषित करने वाला वह समाजवादी पार्टी है, जो एक विशेष वर्ग की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी वह सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करता है। वह किसी की तुष्टिकरण कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। वह संप्रदाय राजनीति दिया है के हरकत करने वाले, अराजकता फैलाने वाले ऊपर होती है, इनको पीड़ा होता है।
क्योंकि एक वोट बैंक की सराहना के लिए साधने के लिए इस प्रकार की मात्रा रखते हैं। निरता के निराधार है, इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। योगी जी के सरकार में किसी के साथ अनजाति नहीं हो सकता, सबका साथ है, सबका भी साथ है, मगर किसी का तुष्टिकरण नहीं। अगर कोई अराजकता फैलाने का काम करेगा, कोई सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम करेगा, कोई भी अगर अमन चैन पर कठोर उठाघात करता है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तौकीर आजाद के जैसे लोगों के ऊपर तत्काल बुलडोजर चलना चाहिए, उसको ठीक कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई सकता नहीं। इस प्रकार से समाज की जो है भावनाओं से साथ खेलना। अभी शारदीय नवरात्रों का उत्सव चल रहा है, इस उत्सव में सभी जो है भगवान की आराधना में लगे हैं। इस प्रकार की सामाजिक जो है दंगों के साथ जो है प्रदेश को जलाना चाहता है, प्रदेश को जो तबाह करना चाहता है, क्या उनका रखता है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होने का क्रिया क्यों होता है? क्या कारण है? ये लोग गुंडे को पालन पोषित करते हैं, आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, शोएब सिद्दीकी साहब ने भी इस बात को स्वीकारा कि मौलाना तौकीर रजा का बयान भड़काऊ था और कम से कम उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ना कि युवाओं को भड़काना चाहिए। लेकिन अतुल यादव जी तो मौलाना तौकीर रजा का नाम अपनी जुबान पर लाना ही नहीं चाहते हैं। देवेंद्र जी देखिए, मैंने कब रुक जाइए, अब अतुल जी आप रुक जाइए। आपने एक शब्द मौलाना तौकीर रज़ा पर नहीं बोला है। रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। नहीं 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 नहीं, कोई भड़काऊ रुक जाइए सर, रुक जाइए। तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आती है आपको? तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आती है आपको? तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आ रही है आपको? रुक जाइए अब। ओ भाई ज्यादा चकर मत करो, अच्छा लगता है कि नेशनल चैनल पे। अरे तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आ रही है आपको? बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करो। तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आ रही है? तौकीर रज़ा बोलना बदतमीजी होती है? अपने आप हाथ पार कर रहे हैं। तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आ रही है आपको? आप ना बदतमीजी से तौकीर रज़ा बोलने में शर्म आ रही है आपको? बदतमीज कहीं के आप बोलिए बदतमीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जनता देख रही है समाजवादी पार्टी का चेहरा क्या है, अतुल यादव का चरित्र क्या है कि दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। तौकीर रज़ा पर बयान देने में आपको शर्म आ रही है? अरे तौकीर रज़ा पर दो शब्द बोलने में शर्म आ रही है? नहीं, पत्रकारिता की रुक जाइए, अरे रुक जाइए महाराज, मैं दंगाइयों का साथ नहीं देता हूं, दंगाइयों का साथ नहीं देता हूं मैं, यही मेरी पत्रकारिता है। अरे सुन लीजिए, दंगाइयों का साथ नहीं देता हूं मैं, यही मेरी पत्रकारिता है। अतुल यादव रुक जाइए, समय खराब मत करिए, आप जैसे लोग सिर्फ समय खराब करने के लिए आते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख डाउन करिए इन्हें। देवेंद्र प्रमुख जी देखिए, पराग सर मैं ये कह रहा था, मैंने जो कहा तौकीर रजा के बारे में कहा था वो तथ्य पर बात कही थी, और तथ्य पर मैं अब भी कह रहा हूँ। शोएब भी ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सिद्दीकी साहब अच्छे स्कॉलर हैं, जब कोई बात आती है तो बोलते हैं, खुलकर बोलना भी चाहिए। और कभी कभार जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे सेंसिटिव मामले हों। इन पर ज्यादा हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभार जो है प्रवक्ताओं की आपसी विवाद भी जो है बड़ा बन जाता है। आज अतुल भाई बढ़िया है, बहुत समझदार है, पता नहीं आपका और उनका क्यों नहीं बन रहा समन्वय, लेकिन अच्छी डिबेट चल रही है। मैं कह रहा हूँ समन्वय बनाइए और अपनी बात रखने के लिए। अतुल यादव जी के साथ मैंने पहले कई चर्चाएं की हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, अच्छी तरीके से बात को रखते हैं, लेकिन आज वो मौलाना तौकीर रज़ा का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते हैं, जबकि शोएब सिद्दीकी तक ने इस बात को कहा कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। मैंने क्या गलत सवाल पूछा और मैंने क्या बदतमीजी कर दी? देखिए पराग सर, एक चीज और बताऊंगा, एक एंकर का प्रवक्ता का जो है ना चुगली दामन का साथ भी होता है, टक्कर भी बराबर की होती है। ये डिबेट का मतलब ही ये है कि आप क्वेश्चन करेंगे और पत्र जो प्रवक्ता हैं वो क्वेश्चन का जवाब देंगे, अपनी मनमाफिक देंगे, और आप जो है विश्लेषण करेंगे, अपनी मनमाफिक मांगेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोगों का जवाब देने का काम है, आप उसे सही गलत का ये आपका विशेषाधिकार है, मैं उसे चैलेंज नहीं करता। अगर आप जो है बार बार एक चीज बोल रहे मैं नहीं दे पा रहा हूं या मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, तो फिर उसकी कोई ऐसी वो नहीं है गारंटी है भाई इसमें मैं आपकी मर्जी से बोलूं, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। एक अच्छे प्रवक्ता और अच्छे एंकर की आपस में बहस है और कोई बात नहीं, मतभेद होते हैं डिबेट में, मतभेद नहीं होना चाहिए, रोज डिबेट होती है। देवेंद्र जी आप हमसे बड़े हैं, मैंने क्या कहा, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा भड़काऊ बयान दिया गया उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, तो साफ शब्दों में मैंने बोला।
देवेंद्र जी आप हमारे साथी ठीक है प्रवक्ता सर, हैं। चलिए इस- मैं आप अतुल जी भारतीय आपकी जनता बात पार्टी मैंने से मान ली, हैं। आपकी बात सुन मैंने लीजिए, स्वीकार कर तो ली। मैंने कानूनी दायरे में ठीक है, बात को रखा, ठीक है अतुल संवैधानिक जी, दायरे में बात रखा। ठीक है, कहाँ आपकी नहीं बात रखी मैंने बात? स्वीकार कर ली और देवेंद्र जी जो कह रहे हैं उस बात को भी मैंने स्वीकार कर लिया कि आपने अपनी तरीके से जवाब दिया। अब मैं उसका कोई भी मतलब निकालूं, कुल मिलाकर अब मैं ये मतलब निकाल सकता हूं कि आप मौलाना तौकीर रजा का बयान अपनी जुबान से नहीं लेना चाहते हैं और आप मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक शब्द भी बोलना नहीं चाहते हैं। बस मैं इसी अब चर्चा में आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज आप रुक जाइए। बोला गया है, आपने मैंने कहा क्या जिस कि किसी भी अगर व्यक्ति ने, किसी के व्यक्ति अरे के द्वारा मौलाना तौकीर रजा का नाम कानून लेने में क्या उल्लंघन किया दिक्कत है जाता सर? आपको उसके बस खिलाफ मेरा यही कानूनी सवाल है कार्रवाई आपसे। अमल में लाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए रुक जाइए। नरेंद्र यादव के पास मैं चल रहा हूं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, सवाल यह है कि अगर भीड़ को इकट्ठा किया गया और भीड़ ने हिंसा भड़काने की कोशिश की तो क्या कार्रवाई गलत हो सकती है? और दूसरा ये कि अगर ये प्रशासनिक फेलियर बताया जा रहा है तो क्या मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज पढ़ने से जाने से रोका जाना चाहिए था? और अगर रोका जाता तो फिर ये कहा जाता कि साहब देखिए नमाज पढ़ने नहीं जाने दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने तो एक साथ लोग आते हैं ना, तो फिर कैसे उनको रोका जा सकता था? और अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोग इकट्ठा होकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे कार्रवाई गलत है? नरेंद्र, देखिए पराग, अगर उनके जुमे की नमाज थी और इंटेलिजेंस ये था कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अगर इनके ऊपर पहले से तौकीर रजा पर कार्रवाई की जाती तो यही सवाल फिर खड़ा होता कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है और अनायासी तौकीर रजा को परेशान किया जा रहा है, ऐसी घटना कुछ ना होती। इससे बचने के लिए हमें लग रहा है पुलिस ने इनपुट होते हुए भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। उन लोगों को बुलाया, शांति कायम करने की अपील की और लिखित में जो पता चला है कि लेटर भी दिया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा होती है तो वही होता है जिसका अंदेशा था। सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं और लाठी डंडे और जो पत्थर, ये सारी चीज़ें फेंके जाते हैं और उसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं कि सुनियोजित तरीके से ये प्लानिंग की गई थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई किया और एक बड़ा दंगा होने से रोक लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर प्राथमिक स्तर पर थोड़ी चूक होती है और उसके बाद बड़ी घटना को पुलिस प्रशासन रोक लेता है तो ये बड़ी बात है कि ये दंगा ज़्यादा नहीं भड़कने पाया और जिलों में इसका रिएक्शन नहीं देखने को मिला। तो इस तरीके की जो है चूक प्रशासन से हो भी सकती है क्योंकि पूरा एग्जैक्ट मामला उसको पता नहीं होता है कि अंदर में क्या हो रहा है। तो ये चूक भी कही जा सकती है और उसकी प्रशासन की सफलता भी कही जा सकती है कि जब नमाज के बाद सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दंगा करने का प्रयास कर रहे थे, सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो पुलिस ने बल प्रयोग करके इन चीज़ों को कंट्रोल में किया। अगर ये दंगा बड़ा होता, संघर्ष ज़्यादा होता तो कई लोगों को अपना जो है किस तरीके से लोगों का नुकसान होता उसका बयान नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस तरीके के मामले चल रहे थे कि मामले को शांत किया जाए। प्रशासन की असफलता भी है तो सफलता भी है कि एक बड़े दंगे को रोका गया पराग। तो इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं। राजनीतिक बयान जो आते हैं अपने अपने फायदे और नुकसान को देखकर पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम करती है और प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। यहाँ पर जो प्रशासन काम कर रहा है, जो उसको इनपुट मिल रहा है, जो बयान आ रहे हैं, जो जांच में आ रहा है, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। नामजद भी इसमें हैं मुकदमे में और अज्ञात भी हैं, इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अब पुलिस तो फौरी तौर पर कार्रवाई करेगी, हिरासत में लेगी, पूछताछ करेगी, जेल भेजेगी, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। अगर ऐसे में कोई आरोप लगाता है कि ये जो है इसमें आरोपी हैं या इनकी भूमिका है कि नहीं है, ये सारा सब कुछ तय करना कोर्ट का काम है। जब कोर्ट में जाएगा तब तय होगा। पुलिस प्राथमिक स्तर पर ये सारी कार्रवाइयां पूरी करेगी पराग जी। ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब, ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं 2010 में जिनकी वजह से दंगा भड़का था बरेली में। कितना नुकसान हुआ था, बाजार के बाजार जला दिए गए थे, दुकानें जला दी गई थी। और क्या कैसे ना कहा जाए कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। 2001 में खुद की पार्टी बनाई, 2009 में कांग्रेस का साथ दिया, 2012 में समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए और अब जब इनके भड़काऊ बयान पर हम जवाब लेने की कोशिश करें तो फिर ये बदतमीजी हो जाती है और फिर ये होता है कि साहब आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। शोएब साहब,
देखिए सर, ऐसा है, अगर आप देखें तो जब मुल्क आज़ाद हुआ था उसके बाद से आज तक मुसलमानों को वोट बैंक माना गया। और इस तरह के अगर आप देखें तो जितनी पार्टियां हैं, एक आध पार्टी अगर छोड़ दें, तो इस तरह जो लोग हैं वो इस तरह के लोगों को रखते हैं, वो किसी समुदाय से हों और वो अपनी बात कहते हैं, पीछे किसी न किसी पार्टी का उस पर हाथ होता है, किसी मंत्री का भी उस पर हाथ होता है। वो कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी के दांव मिला दूंगा। लेकिन ये इस तरह के जो मामले जो मंजरेआम पर आते हैं, अगर आप उसे सर देखें तो उसमें आम आवाम पिस जाती है। तो इस चीज के मैं हमेशा बात कहता हूँ। अब हमारे लखनऊ में देख लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन है हाजी शिरफंगी मैली साहब है, उनके बयान आप देख लीजिए कितना साफ सुथरा बयान उन्होंने दिया, कई रोज दिया। आज भी उन्होंने बयान दिया कि हमारे नबी ने जो सिखाया है उसके ऊपर आप चलिए, नबी ने कहीं हिंसा इस तरह सिखाई है। और जाहिर सी बात है, देखिए आइलम मोहम्मद जो है, जो बहुत मंजरेआम पर जब आया, तो आइलम मोहम्मद के लिए मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो मोहम्मद को नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहता है। लेकिन मुल्क संविधान से चलता, मैं फिर आपसे बात कह रहा हूँ, तौकीर रजा हो चाहे शोएब सिद्दीकी हो चाहे आप हो, कम से कम इस तरह के बयान से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, जिससे हम शोएब सिद्दीकी के आगे निकल जाएंगे, लेकिन आम आवाम परेशान होती है और उसके बाद आम आवाम को भुगतना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए कभी भड़काओ भाषण कोई भी समुदाय का हो, कोई पार्टी का हो, तो उसे बचना चाहिए, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है जी अतुल यादव जी, फाइनल इलेक्शन, फिर मैं आ रहा हूँ देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास। जी अतुल यादव जी, जी अतुल यादव जी, पराग जी, क्या नबी के नाम पर मोहब्बत फैलाने की कोशिश थी या नफरत बोने की कोशिश थी? किसी भी धर्म में नफरत की कोई स्थान नहीं होता है। जितने भी धर्म है, सब सौहार्द सौहार्द की बात करते हैं, आपसी मेल मिलाप की बात करते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े की बात करता ही नहीं है। और हमारा देश तो इतना खूबसूरत है, आपस में सब मिलजुल के रहते हैं और रहना भी चाहिए। और सब अब हमारा अभी क्या हुआ, नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा 2 तारीख को दशहरा है, फिर दीपावली है, सब मिल करके अपने अपने त्योहार को मनाएं। और हमारी शुभकामनाएं हैं, सब मिलकर के आपस में सौहार्दपूर्ण रहें और देश के लिए प्रदेश की तरक्की की सोचें और सब आपस में मिलकर रहें। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए देश में, प्रदेश में। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, सवाल यहां पर यह भी है कि ऐसे अराजक तत्वों का जमावड़ा लग कैसे जाता है, और अगर लग जाता है तो कार्रवाई इतनी मुकम्मल क्यों नहीं होती कि आगे भी इन लोगों की हिम्मत होती है? राज सर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, मजबूत क्वेश्चन है कि ये ऐसे कैसे होता है। फिर कार्रवाई की जो बात है, इसमें एक टर्निंग पॉइंट यही है। मैं आपको यही कहूंगा कि तथ्यात्मक जब बात आ रही है, जब उस पर मैं बोल रहा हूँ और आपको सफाई भी दे रहा हूँ कि पहले ये घटनाएं होती थी, अब से कई गुना ज्यादा होती थी। जितनी आज होती हैं उससे कई गुना ज्यादा होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। आज ये घटनाएं घटती हैं, होती हैं और बड़ी कार्रवाई होती है, मिसाल के तौर पर होती है। मैं फिर कहता हूं कि हमारी सरकार ने कई ऐसी घटना जिस पर हमें बहस भी करनी, जवाब देने पड़ते हैं कि भाई जो आती है लंगड़ा ऑपरेशन, गोली शूट क्रिमिनल को लगने की, ये हो रहा है, या बिल्डोजर की। मैं ये कहता हूं हमेशा तथ्य के साथ, अगर सरकार गलत करती है, प्रशासन गलत करता है, तो उसका कोई भी एविडेंस हो, कोई आपका क्रिमिनल ना मरा हो, सीधा आदमी ऐसा हो जिसको गोली लगी हो, जिस पर मुकदमे नहीं है, तो आइए ना आप अदालत में। ठीक है, आपकी सरकारों में एनकाउंटर होते थे, जातियां देखकर होते थे, विधायकों के एनकाउंटर ही कहूंगा जब क्रिमिनल करते थे, नेता करते थे। भाई एक विधायक का मर्डर हो रहा है और उसे करने वाला भी विधायक और एमपी है, तो उसे आप कौन सा नाम दोगे? तो ये सब चीजें जो होती थी पराग सर, लेकिन अब जड़ से खत्म करने का काम किया गया है। आज नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत है, आज बदलता भारत है, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जीडीपी में इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, दुनिया के आंख में आंख बात कर रहे हैं, घेट में हाथ देकर अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो जो गलत काम करते हैं उन्हें जवाब दे रही है, चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन हो या तुर्की को दिया जवाब हो या रात के क्रिकेट मैच के उम्मीद यही रहेगी सर, उम्मीद यही रहेगी इस बार भी उपद्रवियों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि आगे हिमाकत ना करें, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, इससे आम जनता प्रभावित होती है। व्यापार कितना प्रभावित हुआ है बरेली का, जो व्यापारियों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोग हमको माल नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो कभी भी हिंसा होगी तो फिर आप पैसा अटका देंगे। इस तरह की रिएक्शन व्यापारियों के भी आ रहे हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था पर भी चोट पड़ती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख जी आपका, मैन जी आपका, अतुल जी आपका, और नरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। शोएब सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए
नमस्कार।